नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। हाईकोर्ट बोला, यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है, महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को पोस्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई की। जस्टिस जयराम भंभानी ने कहा कि पोस्को एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला, जबरन किसी चीज से बच्चों के निजी अंगों से छेड़छाड़ केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी एक महिला की दाखिल याचिका पर आई। उसका तर्क है कि पोस्को एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव हमला, यौन हमला और धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला का केस किसी महिला पर दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से पता चलता है कि इनमें केवल सर्वनाम वह का उपयोग किया गया है जो कि पुरुष को दर्शाता है, महिला को नहीं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या इस मामले को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एक ही बैंक अकाउंट से कई लोग चलाएंगे यूपीआई, साथ में इस्तेमाल कर पाएगा पूरा परिवार। जी हां दोस्तों, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबसे उपयोगी टूल साबित हुई यूपीआई सर्विस अब और मजेदार होने वाली है। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद यूपीआई से जुड़ी एक नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे अब एक साथ पूरे परिवार यानी कि पूरा परिवार यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह हुई एमपीसी बैठक के बाद जारी बयान में यूपीआई की नई सर्विस के बारे में जानकारी दी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अगर यूपीआई से पूरा परिवार एक साथ अलग अलग मोबाइलों में चला पाएगा तो कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का भी मिलेगा वक्त, कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी वायनाड गए और उम्मीद है कि वह मणिपुर का दौरा करने के लिए भी समय निकालेंगे, जो पिछले 15 महीनों से दर्द झेल रहा है। विपक्षी दल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मोदी केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड के दौरे पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मानसून सीजन का आधा समय बीता, अब तक 575 mm बारिश हुई है, 39 साल के औसत से 12.1% ज्यादा। जी हां दोस्तों, देश में मानसून सीजन का आधा समय बीत चुका है। जून से सितंबर तक चलने वाले इस सीजन में 8 अगस्त तक 575 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डेटाबेस से पता चलता है कि यह 575 mm बारिश 1971 से 2020 के 49 साल की अवधि के औसत से 12.1% ज्यादा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक किसी इलाके में 1 mm बारिश का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर बारिश की डेप्थ 1 मिलीमीटर के बराबर है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण आज 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बलिया वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में आज दूसरे दिन भी 85 घाटों पर नावें चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सस्ते कर्ज की उम्मीद को लगा बड़ा झटका, 3 सरकारी बैंकों ने बढ़ा दिया ब्याज, बढ़ेगा ईएमआई का बोझ भी। जी हां दोस्तों, ग्राहकों का सस्ते कर्ज का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं एमपीसी में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, लेकिन दूसरी ओर देश के 3 सरकारी बैंक यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में एमसीएलआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। तीनों बैंकों ने अलग अलग अवधि की ब्याज दरों में इजाफे का फैसला किया है। ऐसे में ज्यादातर ग्राहकों के होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन जैसे कर्ज महंगे हो गए हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगली खबर। महंगा पड़ेगा शौक, गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट लगवाने पर 28% जीएसटी वसूल करने वाली है सरकार। जी हां दोस्तों, गाड़ियों में पसंदीदा नंबर लगवाने का शौक आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, सरकार भारत में फैंसी नंबर प्लेट पर जीएसटी वसूल करने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना है कि फैंसी नंबर प्लेट पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर यानी कि 28% लागू हो। सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार गाड़ियों में पसंदीदा नंबर प्लेट लगवाने पर जीएसटी वसूल किए जाने के प्रस्ताव को अभी वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय से पूछा गया है कि फैंसी नंबर या नंबर ऑफ चॉइस को क्या लग्जरी आइटम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है ईरानी सेना, राष्ट्रपति पज़शकियान तैयार नहीं, कहा हम खुशनसीब हैं कि पिछली बार इजराइल ने जंग नहीं छेड़ी। जी हां दोस्तों, हमास चीफ इस्माइल हानियेही की मौत के बाद से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और राष्ट्रपति मसूद पज़शकियान में हमले के तरीकों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है। IRGC
राजधानी तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाना चाहती है। वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पजशकियान मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। इसके अलावा पजशकियान ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को बेहतर हथियार देने और इजराइल पर हमले में उसे सपोर्ट करने का भी प्रस्ताव रखा है। दरअसल दोस्तों, पजशकियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला टला। CAS कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से अयोग्य घोषित हुई थी। जी हां दोस्तों, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला अब 11 अगस्त को आएगा। यह जानकारी कोर्ट ऑफ आर डिविजनल फॉर स्पोर्ट्स CAS ने दी है। पहले कहा जा रहा था कि CAS भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। शुरुआती जानकारी में 13 अगस्त को फैसला सुनाने की बात सामने आई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9 अगस्त को CAS ने 3 घंटे तक इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान विनेश भी वर्चुअली मौजूद रही। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने विनेश का पक्ष रखा। सऊदी को खतरनाक हथियार दे सकेगा अमेरिका, 3 साल से लगा बैन हटाया। यमन में मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लगातार प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब को खतरनाक हथियार बेचने पर लगे बैन को हटा दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अमेरिका सऊदी को हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार ट्रांसफर कर रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंध हटाया है। दरअसल दोस्तों, साल 2021 में यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के युद्ध में आम नागरिकों की मौत हो रही थी। इसका विरोध करने के लिए अमेरिका ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 2022 में UN की मध्यस्थता से यमन और सऊदी में समझौता हो गया। इसके बाद सऊदी ने वहां एयर स्ट्राइक करना बंद कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को मिलेगा पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति जरदारी का ऐलान। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए शीर्ष एथलीट अरशद नदीम को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया जाएगा। शनिवार को इसकी घोषणा कर दी गई। सरकार ने अगले सप्ताह 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अज़्म-ए-इस्तेहकम, स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता नाम से एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का भी निर्देश दिया है। 27 वर्षीय अरशद नदीम ने गुरुवार को पेरिस में 92.97 मीटर के रिकॉर्ड तोड़ थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, उनके इस थ्रो ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बनाए गए 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। यह पाकिस्तान के बीते 36 सालों में पहला व्यक्तिगत मेडल है और अब तक का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के निर्देश के बाद उनके ऑफिस ने पुरस्कार के औपचारिक सम्मान के लिए कैबिनेट डिवीजन को एक पत्र भेजा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा। सीतारमण ने कहा कि बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम भी लानी चाहिए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने का आग्रह किया है। निर्मला सीतारमण ने 10 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ पोस्ट बजट मीटिंग में यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को अपने फंडामेंटल ऑपरेशंस पर फोकस करने की आवश्यकता है। सरकार और RBI लगातार बैंकों से डिपॉजिट कलेक्शन और पैसे उधार देने सहित कोर बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया कार्रवाई। NCLT ने दिया आदेश। कंपनी पर 228 करोड़ के डिफॉल्ट का है आरोप। जी हां दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड CDEL के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रेसिडेंशियल यानी कि दिवालिया कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज कॉफी डे ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। कॉफी डे ग्रुप कॉफी हाउसेज की कैफे कॉफी डे चेन ऑपरेट करता है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल NCLT की बेंगलुरु बेंच ने 8 अगस्त को IDBI ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड की दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस याचिका में 228.45 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का दावा किया गया था और कर्ज में डूबी कंपनी के ऑपरेशंस की देखभाल के लिए एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया था।